श्रोताओं, पानी की एक एक बूंद कीमती है। पानी की एक एक बूंद को हमें संचित करके रखना है। साथ ही स्वच्छता के प्रति भी हमें अलग जगाना है। जहां सोच वहां शौचालय, यानी हमें हमारे जिले को खुले में शौच से मुक्ति दिलानी है। अब इसी संदर्भ में हमने आज आमंत्रित किया है जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के आईईसी प्रकोष्ठ के प्रभारी श्री जे.के. चारण साहब को। एक्शन साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है और श्रोताओं की ओर से नमस्कार। धन्यवाद। मेरी ओर से भी सभी श्रोताओं का जो है मैं अभिनंदन करता हूं और आज हम इस अति महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। एक्शन साहब, आपका नागौर जिले का काफी लंबा अनुभव है और आपने पीएचईडी में और नहरी परियोजना दोनों में काम किया है। आपसे हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि हमारे जिले में पेयजल की यानी पीने के पानी की क्या स्थिति है और क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए, अगर नागौर जिले की हम बात करते हैं, पानी की उपलब्धता की बात करते हैं, तो नागौर जिले में कोई भी बारहमासी नदी नहीं है, यानी जिसे कहते हैं पेरिनियल रिवर। वो ऐसा हमारा दुर्भाग्य है कि जिले में कोई नदी नहीं होने से हम जो है पानी की उपलब्धता की जो बात करते हैं उसमें हम नेचुरली पिछड़े हुए हैं जी। तो सबसे पहले यही समस्या है कि हमारे यहाँ पानी की उपलब्धता जो है पूरी की पूरी निर्भरता है वो भूजल पर ही आधारित है जी। पीने के पानी की बात कर लें, चाहे सिंचाई की बात कर लें या जो है उद्योग और उनके लिए बात कर लें, हमें 100% जो है भूजल आधारित योजनाओं पे ही निर्भर रहना पड़ रहा है। भूजल की अपनी खुद की समस्याएं होती है क्योंकि भूजल के जो स्रोत हैं वो सस्टेनेबल नहीं होते, यानी वो दीर्घकालीन सस्टेन नहीं कर सकते। और दूसरा, नागौर जिले के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो भूजल पानी की जो गुणवत्ता है वो भी निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भूमि है उसमें कई तरह के लवण हैं और उस लवण के साथ में घुल के जो पानी मिल रहा है उसमें फ्लोराइड की मात्रा है, उसमें अन्य क्षारीय तत्व है। तो वो पीने के लिए जो है कई तरह के हमें जो है उसमें प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। जी हाँ। अच्छा, नागौर पीएचईडी पेयजल समस्या के लिए क्या क्या कार्य योजनाएं जो है बना रखी है और उसका क्या? देखिए, पीएचईडी की जो कार्य योजना है कि एक निर्धारित मापदंड का जो पेयजल है वो आम जनता को शुद्ध पेयजल मिले। तो इस दिशा में जो है हमारी दो तरह की योजनाएं होती है, एक तो जो है दीर्घकालीन योजनाएं और एक जो है अल्पकालीन योजनाएं। तो जहां तक हम बात कर रहे हैं अल्पकालीन योजनाओं में हम किसी गांव और ढाणी की पेयजल समस्या के लिए ट्यूबवेल्स, हैंडपंप्स और आरओ प्लांट्स, डीएफ यूनिट्स जो फ्लोराइड के कंट्रोल के लिए हम लगा रहे हैं, तो ये काम हम कर रहे हैं। दूसरा, मैं ये श्रोताओं को बताना चाह रहा हूं कि नागौर जिले की जो पेयजल की समस्या है उसके दीर्घकालीन यानी इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए जो है जिले के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपने सुना होगा, ये एक वृहद परियोजना स्वीकृत हुई हुई है और ये 2 चरणों में क्रियान्वित हो रही है। प्रथम चरण में इस पे 1194 करोड़ की स्वीकृति हो चुकी है और इसका कार्य चल रहा है। इस कार्य को मैंने करवाया था और अभी भी इसका काम जो है कंप्लीट हुआ नहीं है, ये प्रगति पे है। दूसरे चरण में जो है 2938 करोड़ की द्वितीय फेज की योजना है, इसमें भी जो है 7 तहसील और 7 कस्बे शामिल है। तो ये योजना अपनी क्रियान्विति के चरण में है और इसका जो क्रियान्वयन होगा तो निसंदेह नागौर जिले को काफी फायदा होगा, लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा, यहाँ के जीवन स्तर में सुधार होगा। जी हाँ। एक्शन साहब, पेयजल व्यवस्था में जो जन सहभागिता है उसका क्या रोल होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारा यहाँ का जो कल्चर है, तो अगर हम हमारे पुराने यहाँ के कल्चर की ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं तो लोग यहाँ पेयजल की व्यवस्थाओं में खुद जन सहभागिता निभाते आए हैं। यहाँ अगर तालाबों के संरक्षण की बात करते हैं तो नागौर जिला एक तालाबों के मामले में काफी धनी जिला है और ये तालाबों का जिला कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ मैंने कई तालाबों को देखा है, आप देखेंगे नागौर शहर के पास में गोगेलाव है, रोल है, इनाना है और डे है। इनके तालाब देखो तो ये तालाबों का संरक्षण, प्रबंधन, ये सब जो है ग्रामीण लोग मिलके कर रहे हैं, यानी लोग का भी जागरूक है और होना चाहिए। जब तक जनता की सहभागिता नहीं आएगी तो केवल पीएचईडी की या सरकारी योजनाओं का जो प्रबंधन है वो उतना 100%
100% सक्सेसफुल नहीं होगा, हाँ। सफल नहीं होगा। जी हाँ। तो जनता की भागीदारी अपेक्षित भी है, वांछित भी है, और नागौर में हमें वो अपेक्षित सहयोग मिल भी रहा है। यानी आपके कहने का मतलब है जो हमारे पारंपरिक जल स्रोत हैं उनका भी रख रखाव के लिए जन सहभागिता होना बहुत जरूरी ये है। बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना देखिए ये अति संवेदनशील है, और गांव में हर तरह के लोग होते हैं, उनका प्रबंधन गांव वाले जब तक खुद नहीं करेंगे जी। तब तक सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं आएगी। बिल्कुल। अगर सरकारी योजना समझ के हम कर दें, अब तक जितनी भी सरकारी योजनाएं समझ के हमने जो क्रियान्वित की है, तो उनका पूरा लाभ नहीं मिला है। जी हाँ। एक्शन साहब, जल जनित जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? देखिए, जो बीमारियों की अगर बात करते हैं तो कुल जो बीमारियां होती है उनमें से 50 से 60% बीमारियों के लिए जो जिम्मेदार है वो या तो पॉल्यूटेड वाटर है, जी या जो है पुअर सैनिटेशन कंडीशन है। जी हाँ। तो जल और सैनिटेशन, इन दोनों का रोल जो है 50 से 60% बीमारियों में, यानी जो डिजीज लोड है जी हाँ। वो इन दो पे बहुत है। तो इस पे अगर हम बात करते हैं तो पानी से जो प्रभावित बीमारियां हैं, जल जनित बीमारियां हैं, वो दो तरह की होती है। एक तो जो है इन्फेक्टेड वाटर, जिसमें कोई बैक्टीरिया या वायरस या जो फंजाई या प्रोटोजोआ, इनके जो मिश्रण से जो पानी होता है, इनसे इन्फेक्शन से जो सप्लाई होती है। जी हाँ। तो एक तो ये जो है बीमारियां पैदा करता है, जिस तरह की जो बीमारियां होती है इसमें, जैसे टाइफाइड है, पीलिया है, उल्टी दस्त है, हेजा है, डायरिया है, ये बीमारियां जो है जलजनित बैक्टीरिया और वायरस बेस्ड बीमारियां हैं। इसके अलावा कुछ जलजनित बीमारियां वो होती है कि जल में जो फिजिकल कंटामिनेशन, केमिकल कंटामिनेशन होता है, जैसे फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, या नाइट्रेट की मात्रा अधिक है, या टीडीएस और ये सॉल्ट की मात्रा, क्लोराइड की मात्रा अधिक है। तो ये जो मात्राएं अधिक होने से जो बीमारियां होती है वो दूसरी कैटेगरी की होती है, और ये फिजिकली कई तरह के डिसऑर्डर, जैसे फ्लोराइड है, ये बहुत गंभीर बीमारी पैदा कर देती है, बॉडी में जो है परमानेंट डिसेबिलिटी पैदा कर देती है, हाँ। दांतों को खराब कर देती है। इसी तरह की ये जो उबड़ापन आ जाता है शरीर में। हाँ, तो ये दो तरह की जो है जलजनित बीमारियां हैं, और शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के पीछे हमारी मंशा भी यही है कि इन बीमारियों से बचा जाए और इनकी रोकथाम। एक्शन साहब, हमारे नागौर जिले का कुछ बेल्ट जो है फ्लोराइड की समस्या से अभी भी ग्रसित है। वहां पर कुछ पहले तो डीएफ यूनिट लगाए गए थे, और अब जो है आरओ प्लांट जो है वो लगाए गए हैं और लगाए जा रहे हैं। तो फ्लोराइड की समस्या क्या इन आरओ प्लांट से या डीएफ यूनिट से जो है उसका निदान हो सकता है? इसके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि ये फ्लोराइड की समस्या के लिए विभाग दो तरह के समाधान कर रहा है, दीर्घकालीन समाधान और अल्पकालीन। तो अल्पकालीन समाधान की दिशा में ही हम जो है डीएफ यूनिट और आरओ प्लांट लगा रहे हैं। वैसे दीर्घकालीन समाधान की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी कैनाल से जो सतही परियोजना का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका पानी उपलब्ध होगा, तो उसके बाद में निसंदेह इस फ्लोराइड से हमें मुक्ति मिल सकेगी। बिल्कुल। अच्छा, जो वर्षा जल संरक्षण की बात है तो गांवों में तो इसका बहुत अच्छा प्रबंधन है, तो आप वर्षा जल संरक्षण के बारे में हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पश्चिमी रेगिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं, हमारा जिला रेगिस्तानी जिला है, और नागौर जिले के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो नागौर जिला पहले से ही सदियों से ही जो है वर्षा जल संरक्षण के मामले में अवेयर है। यहाँ के लोगों की दिनचर्या में है वर्षा जल संरक्षण, इनकी लोगों की आदत में है, ये बहुत अच्छा ढंग से प्रबंधन कर रहे हैं। और अभी सरकारी जो भी योजनाएं चल रही है तो वो भी जो है वर्षा जल संरक्षण आधारित योजना है, चाहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान हो, चाहे पंचायती राज की योजनाएं हो, इनमें जो है ज्यादा से ज्यादा जोर वर्षा जल संरक्षण पे दिया जा रहा है। तो निसंदेह नागौर जिला इस मामले में काफी रिच है, काफी अवेयर है, और लोग उसमें जो है भाग लेते हैं। तो एक्शन साहब, ये तो थी पेयजल के बारे में जानकारी, और चूंकि आप स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत आईसी प्रकोष्ठ के प्रभारी भी हैं, तो हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे स्वच्छ भारत मिशन क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, नागौर में इस अभियान की क्या स्थिति है? देखिए, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। सबसे पहले मैंने आपसे निवेदन कर दूं कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन नाम से यह योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे देश में एक साथ ये योजना लागू की थी। बिल्कुल। और ये कार्यक्रम जो है समयबद्ध और उद्देश्यबद्ध कार्यक्रम है। जी हाँ। जिसके तहत 2 अक्टूबर 2019 तक
पूरे देश को खुले में शौच मुक्त करना है बिल्कुल। और स्वच्छता के जो मापदंड है, जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड तय किए हुए, उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना है। जी हाँ। तो ये योजना हमारे लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसके जो उद्देश्य है, मैं पुनः बता दूं कि ये पुअर सैनिटेशन कंडीशन से जो बीमारियां फैलती है, बिल्कुल। अल्टीमेटली उनका उद्देश्य है कि उन बीमारियों से रोकथाम पैदा हो। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, खुले में शौच मुक्त कितनी ग्राम पंचायतें अब तक हो चुकी हैं हमारे जिले में? देखिए, नागौर जिले में कुल 467 ग्राम पंचायतें हैं। जिला काफी बड़ा है। जी हाँ। 467 ग्राम पंचायतों में से मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ जो है जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में काफी कुशलता से कार्य चल रहा है और अब तक 210 ग्राम पंचायतें खुले में शौच मुक्त हो चुकी है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी भी पीछे हैं? देखिए, इसमें हमारे जिले में जहाँ बात करते हैं तो मौलासर ब्लॉक है, वो सबसे आगे चल रहा है और बिल्कुल। पूरा ब्लॉक खुले में शौच मुक्त हो चुका है। जी हाँ। और अगर कुछ क्षेत्र जो पीछे चल रहे हैं या जिनको अभी इसमें काम अच्छा करना है, पीछे तो मैं नहीं कहूंगा, जी हाँ। जिनको अभी अच्छा काम करना है, तो खींवसर ब्लॉक है, खींवसर ब्लॉक में या नागौर ब्लॉक है, इनको जो है अभी काम जो है अच्छा करके और दूसरे ब्लॉक्स के आगे आना है। बाकी पूरे जिले में अच्छा कार्य हो रहा है, अच्छी गुणवत्ता का कार्य हो रहा है, सस्टेनेबल हो रहा है, लोगों की जो है इसमें भागीदारी बहुत अच्छी सामने आ रही है। इनमें एक्शन साहब, ग्राम पंचायत की मुख्य भूमिका क्या रहती है? देखिए, इसमें मुख्य भूमिका तो ग्राम पंचायत की है। ये योजना पंचायती राज विभाग के मार्फत ही क्रियान्वित की जा रही जी है। हाँ। इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है वो पंचायती राज डिपार्टमेंट है और ये सोच समझ के किया है कि ग्राम पंचायत ही जो है पंचायत की मुख्य एजेंसी है और पंचायत अपने लेवल पे एक एक आदमी को, एक एक गांव के लोगों को मीटिंग करके समझाइश कर रही है। बिल्कुल। और अपने जितने भी जो कार्यक्रम है उनको सबको इसके साथ कन्वर्ज करके कर रही है। जी हाँ। तो ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है और अभी तक ये सामने आया है कि जो ग्राम पंचायतें खुले में शौच मुक्त हुई है तो उसमें उन ग्राम पंचायत की इच्छा शक्ति ही सामने आई है। बिल्कुल। ग्राम पंचायत में जो प्रोत्साहन राशि मिलती जी है हाँ। उसकी भी जानकारी जो है ग्राम पंचायत आम आदमी तक पहुंचा रहा है। तो ग्राम पंचायत काफी महत्वपूर्ण कड़ी है। एक्शन साहब, जिले में इस अभियान को लेकर नवाचारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ समय पहले जिला कलेक्टर महोदय के सानिध्य में एक नवाचार हुआ था, ODF ओलंपिक, जिसकी दिल्ली लेवल पे भी जो है काफी प्रशंसा हुई है। देखिए, ये ऐसी योजना है कि हमें लोगों की आदतों में परिवर्तन करना है। तो आदतों में परिवर्तन करना, एक एक आदमी की आदत में, एक एक गांव, एक एक दल, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो इसके क्रियान्विति के लिए निसंदेह हमें ऐसे ऐसे नवाचार और उस क्षेत्र के हिसाब से हमें नवाचार करने पड़ते हैं। तो इस नवाचार की कड़ी में अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत मिशन का जो है नागौर जिले का टाइटल नेम निरालो नागौर है। निरालो नागौर टाइटल नेम शुरू से दिया, तो ये भी एक अपने आप में सबसे बड़ा नवाचार है। जी हाँ, बिल्कुल निराली पहचान हो गई। निराली पहचान होगी, इस अभियान की एक अलग पहचान स्थापित की। उसके बाद में इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए समय समय पे क्या क्या गतिविधियां हो रही है, तो इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय ने एक निरालो नागौर नाम से एक मासिक न्यूज़लेटर भी जारी किया है, जो मासिक रूप से संपादित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है और ये न्यूज़लेटर ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचता है। इसमें जिले की स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी हुई मासिक गतिविधियां हैं, वो कैचअप होती है, उसमें कवर अप होती है और इसका आदान प्रदान लोगों को हो रहा है। तो इसके मार्फत भी जो है लोगों को सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। ये भी एक अच्छा नवाचार है। आपने देखा होगा अभी 26 जनवरी को जिले में ODF जो ग्राम पंचायतें हो चुकी है उनका एक ओलंपिक करवाया। तो ये अपने आप में नवाचार है और ऐसा पहली बार हुआ है ODF ओलंपिक। और सरपंचों की परेड भी करवाई है। हाँ, 26 जनवरी को जो है ODF जो ग्राम पंचायतें हो चुकी है उनका मार्च पास्ट हुआ है, उनका अलग से पेवेलियन हुआ है। तो उन लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है, उनको ड्यू रेस्पेक्ट मिल रहा है, उससे दूसरे लोग प्रेरित हो रहे हैं। इस नवाचारों से जो है जिले के इस कार्यक्रम को दिशा दशा मिल रही है, गति मिल रही है। तो एक्शन साहब, आपने स्टूडियो में पधारकर जल और स्वच्छता, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई। उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता आपकी इस बातचीत से जरूर लाभान्वित होंगे। आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।